नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारतोगल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चों, इससे पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 मैं आप सभी को अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने देखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है उनको हो सकता है ज्योमेट्री पार्ट 2 में कुछ बातों में दिक्कत आए, तो सबसे पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 देखिएगा। उसमें ट्राइंगल के कुछ बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं, एंगल्स के बेसिस पर उनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल किस टाइप का है, वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, ये सब बातें आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताई गई है। फिर ट्राइंगल का एरिया हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो सब बातें फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस की गई हैं। ट्राइंगल ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये सब बातें मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। आज इस सेकंड लेक्चर के अंदर भी हम लोग ट्राइंगल ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर कम से कम आपके 6 से 7 लेक्चर ऑक्यूपाइड होंगे, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। तो आज हम लोग ट्राइंगल की कुछ बेसिक पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा। पर जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जब ट्राइंगल की सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। तो कंटिन्यू कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। पेन कॉपी जरूर लेके बैठे हैं, जिससे कि क्या होगा, कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो आप हैंड टू हैंड नोट्स कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा उन लोगों को ये पता होगा कि लास्ट पे मैंने आपको सिमिलैरिटी, समरूपता के बारे में कुछ बताया था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके तीनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर आपको ये भी बताया गया था कि सिमिलैरिटी का हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज में ले सकते हैं। आपको बताया गया था कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है। और अगर ट्राइंगल के एरियाज का रेशो निकालना हो तो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है। ये सब बातें सिमिलैरिटी के अंदर मैं बता चुका हूँ। आज एक क्वेश्चन के रूप में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से सिमिलैरिटी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। और सारी बातों में सुनने की कोशिश किया करें आप लोग, ये नहीं कि वीडियो स्किप कर दिया, ये चीज़ें तो हमें आती हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ ना कुछ बातें आपको बताते रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि भुजा BC, ये जो साइड BC है, इसके सामने एक लाइन ड्रॉ की गई D। आपको लाइन दिखाई दे रही है। अच्छा, इस लाइन की खासियत क्या है? इस लाइन की खासियत ये है कि D जो है वो पैरेलल टू BC है, सामने वाली साइड के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मैं ट्राइंगल में किसी भी साइड के अपोजिट कोई लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूं जो कि उसके पैरेलल है, उसके समानांतर है, तो इससे जो दो ट्राइंगल बनते हैं, कौन कौन से? एक तो ट्राइंगल ADE छोटा वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनके तीनों एंगल आपस में क्या है, सेम है। ये बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुने। कभी भी इस तरीके से ट्राइंगल में सामने वाली भुजा के अपोजिट में आपको एक लाइन ड्रॉ करने को मिले जो कि पैरेलल है, समानांतर है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ADE छोटा वाला ट्राइंगल हमेशा बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये बात याद रहेगी तो क्वेश्चंस में काम में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है, इतना दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि AD रेशो DB, AD रेशो DB जो है वो रेशो सपोज कीजिए दिया हुआ है आपको 2:3। ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन है। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ट्राइंगल ADE का एरिया, ट्राइंगल ADE का एरिया, और इसका मुझे रेशो लेना है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, देखिए ये रहा, ये चतुर्भुज सभी को दिखाई दे रहा है। भाई चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं हो, तो 4 साइड हमें दिखाई दे रही हैं सर। तो DECB इसका जो एरिया आएगा उसका ट्राइंगल के एरिया से क्या रेशो आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जिन्होंने ज्योमेट्री थोड़ा बहुत भी बेसिक लेवल पर पढ़ा हुआ है वो वर्बली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि वर्बली इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, पर उससे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब तो हमें दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पहले क्या करना है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। किस किस के बारे में, देखिए क्या बात चल रही है, सुनिए सभी एक बार। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल, और उसका मुझे रेशो लेना है ट्राइंगल ABC से। ठीक है, ये सब बात हम लोग लिख के कर रहे हैं क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिला है अभी। आगे आगे जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते जाएंगे आपको एक भी बात मैं लिखने नहीं दूंगा, वर्बली आप लोग आंसर बताएंगे। तो पहले सुन लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। ADE का एरिया निकालना है ABC के साथ। ठीक है, तो देखिए ADE में साइड कौन सी है, AD है, ADE के अंदर तो साइड AD आ गई,
तो उसी की संगत भुजा लेनी है, करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर संगत भुजा कौन सी आएगी पूरे ट्राइंगल में? ए बी आएगी। तो इसके संगत में ए बी आ गई, उसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। क्षेत्रफलों का जब भी अनुपात निकालूंगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। ये बात नहीं भूलनी है हम लोगों को। अच्छा फिर देखिए सर रेशो कितना आएगा? एडी कितना है भाई? एडी तो सर दिखाई दे रहा है मुझे 2 दिया हुआ है। एडी का मान 2 है, इसका मान 3 है, तभी तो रेशो 2:3 दिया हुआ है। तो एडी का मान तो सर 2 हो गया, तो एडी की जगह तो सर मैं 2 लिख दूंगा। अब बात आ रही है एबी की। क्या एबी का मान 3 है? ना, एबी ये पूरी की पूरी लेंथ है, तो 2 तो ये वाला पोर्शन हो गया, 3 ये वाला पोर्शन हो गया, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बटे में 5। इसका देखिए मुझे होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना ना भूलें आप लोग। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए फटाफट से, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। रेशो आ गया 4:25, 4:25 आपका रेशो आ चुका है। अब ध्यान देने वाली बात है कि रेशो सर किस किस के बीच में आया है और मुझसे क्या पूछा है, ये दोनों बातें मुझे पता होनी चाहिए। 4:25 किस किस का रेशो है? छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। अब छोटे वाले ट्राइंगल का मान तो 4 आ गया, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 4 आ गया। सर ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 25 है, पर मुझे बड़े वाले ट्राइंगल से तो मतलब ही नहीं है। मुझे तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो चतुर्भुज बचा हुआ है, इसके बारे में मुझसे पूछा गया है। तो 25 में से अगर मैं इस 4 को नेगलेक्ट कर दूं, क्या बच जाएगा? 21 बच जाएगा। ये 21 इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो फाइनली रेशो कितना आ गया भाई? 4:21 क्वेश्चन का आंसर आ गया। 4:21 क्वेश्चन का आंसर होगा। त्रिभुज का एरिया और क्वाड्रिलेटरल के एरिया में रेशो पूछा गया है, फाइनल रेशो 4:21। थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा आप लोगों को, और अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो मेरे बताने से पहले वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। वापस होने एक बार, एडी रेशो डीबी दिया हुआ 2:3। अब मैं रेशो चेंज करता रहूंगा, आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताते रहिएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ गया, क्योंकि 2:5 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। 5 क्यों लिया सर आपने? 3 काम में क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 केवल इतना पोर्शन है, मुझे पूरा की पूरा ए भी चाहिए। तो ये 2 और 3 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एरिया का रेशो आता है वो संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशो में होता है। तो 4:25 का मतलब छोटा वाला ट्राइंगल अगर 4 एरिया घेर रहा है तो पूरा ट्राइंगल का एरिया जो है 25 है। पूरे से मतलब नहीं है, 25 में से 4 हटा के बताओ कितना आएगा? 21 आएगा। रेशो आ गया 4:21। आया समझ? आया तो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, और जितना जल्दी सके आप क्वेश्चन का आंसर देना। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाएंगे हम लोग सभी। पी क्यू आर दिया हुआ है, क्योंकि ज्योमेट्री काफ़ी बड़ा पोर्शन है। ये एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ गिवन है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, और मुझे ये भी पता है कि पी एक्स रेशो एक्स क्यू, ये रेशो दिया हुआ है मैं 3:5। ठीक है भाई। तो हमसे ये पूछा गया है कि ट्राइंगल पी एक्स वाई, इसका एरिया रेशो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ले रहा है एक्स वाई आर क्यू, इन दोनों का आपको रेशो निकालना। रेशो कितना आएगा? क्वेश्चन लिखने से पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल दिया होगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करना होता है? सर ये रेशो दिया हुआ है 3:5। ये जो रेशो में दिया हुआ है, ये रेशो दिया हुआ है 3:5। सर इसका मतलब ये वाली लेंथ जो है वो 3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 5 हो गई। और अगर मैं पूरी की पूरी लेंथ की बात करूँ तो ये 8 हो जाएगी। 3 + 5 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमेशा इस साइड का स्क्वायर तो लिखने में आएगा। क्यों? क्योंकि छोटा ट्राइंगल जो है वो छोटी वाली साइड से रिलेटेड है। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर सीधे यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये 9 जो है ये छोटे ट्राइंगल पी एक्स वाई का एरिया है। पी एक्स वाई का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब मैं अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ कितना आएगा बताओ? ये गलती मत कर देना, 5 का स्क्वायर या 25 लिख दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी भी ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल से रेशो नहीं निकलेगा, ट्राइंगल का रेशो ट्राइंगल से ही निकलेगा। उसके बाद हम लोग माइनस करके आंसर निकाल पाएंगे। तो सर अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 9 आ गया, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा बताइए? बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बड़ी वाली साइड चाहिए। बड़ी वाली साइड सर 5 और 3 8 हो गई, तो 8 का स्क्वायर 64। 64 तो सर पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया है। इस 64 में से 9 माइनस करोगे तब जाके बचा हुआ जो हिस्सा है, बचा हुआ जो क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो 64 में से 9 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 55। 64 में से 9 माइनस करें, कितना आ गया? 55। तो बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 9:55। ये आंसर आ गया 9:55। अब इसके अंदर परसेंटेज डालना चाहेगा तो परसेंटेज डाल सकता है। क्या पूछ सकता है लैंग्वेज के अंदर? कि ट्राइंगल पी एक्स वाई का क्षेत्रफल चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर क्यू के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। उस केस में 9/55 × 100 कर देना,
तो जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं किस तरीके से रेशो से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, कर पाएंगे क्या? अच्छा फटाफट से देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर स्लाइड सा ये चेंज कर देते हैं हम लोग। चलिए अगला डायग्राम में ले लेते हैं। अब जल्दी से और आंसर देना। ए बी सी दिया हुआ है, ये पी क्यू दिया हुआ है, गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी सी है। अच्छा ये रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 2:5 दिया हुआ है। क्या करेंगे सर, 2 का स्क्वायर लिख दो सीधे, यहाँ पे 4 आ गया। 5 और 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 4 माइनस कर दूंगा 45 आ गया, रेशो आ गया 4:45। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और आते रहेंगे ऐसे लेवल के, तो आपको पता लग गया होगा कि इन क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे तभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको टाइम सेव करना है अपना, वही टाइम ऑक्यूपाइड करना है फिर अच्छे लेवल क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में क्या होता है, मैथमेटिक्स में टाइम क्यों आपका ऑक्यूपाइड होता है, आप लोग काफ़ी क्यों बोलते हैं कि हमसे पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाया या मैथ्स के क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट नहीं हो पाए, वो रीजन नहीं होता है कि हम लोग की प्रिपरेशन रहती है पर हम लोग क्या करते हैं अपनी स्पीड पे वर्कआउट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है जो क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड का या 5 सेकंड का होता है मात्र, वही क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, कभी कभी 2 मिनट में कर रहे होते हैं। तो हम लोग हर क्वेश्चन में अगर ऐसी इस तरीके से 40-50 सेकंड पीछे होते चलेंगे तो बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जो सिलेक्शन लेने वाला है। तो छोटे वाले सिंपल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें टाइम बचाएंगे अपना। टाइम बचाने का मतलब जो क्वेश्चन मुझे 15 सेकंड में करना है तो 15 सेकंड ही मैं लूँगा, हो सकता है मैं 12 सेकंड या 10 सेकंड में कर दूँ, पर जो क्वेश्चन 2 मिनट के लिए बना हुआ है, जो क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स टाइम ना होने की वजह से छोड़ देते हैं, एक्चुअली में वही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं आपका कि सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, उन क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आप में से किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए इसी क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन को, अब थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना है एक बार। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको 2 लाइनें दी हुई हैं, कौन कौन सी, डी ई एफ जी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये अगर मैं गलती से बताना भूल जाऊँ तो आप लोग ये बाय डिफॉल्ट मान लेना, क्योंकि जब तक लाइनें पैरेलल नहीं होंगी भाई तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी लगा रहे हैं हम लोग, और सिमिलरिटी ट्राइंगल्स के बीच में तभी बैठेगी जब आप लोग सामने वाली साइड के पैरेलल समानांतर लाइन खींचेंगे, अदरवाइज सिमिलरिटी नहीं होगी, और सिमिलरिटी नहीं होगी तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए डी पैरेलल टू जी है, पैरेलल टू बी सी आ चुका है। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ए डी रेशो डी जी रेशो जी बी, ये दिया हुआ है भाई 2:3:4, ये आपका रेशो दिया हुआ है 2:3:4, ये सब बातें हमें दी गई हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है हमें, हमसे ये पूछा गया है कि ट्राइंगल ए डी का रेशो लेना है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इसका रेशो लेना है दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल सेकंड चतुर्भुज से, वो ये है जी एफ सी बी, ये दिया हुआ है जी एफ सी बी आपको दिया हुआ है। इन तीनों का आपस में रेशो क्या आएगा भाई, ये बात हम लोगों से पूछी गई है। तो कर पाएंगे आप लोग सभी, ट्राई करो फटाफट से, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, जल्दी ट्राई कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। चलिए मैं बताता हूँ, जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिनका नहीं आ पाया या जिनको सस्पेक्ट है अभी भी सस्पेक्शन में कि भाई आंसर सही है गलत है, वो लोग नोट कीजिएगा। सुनिए इस बार 3 हिस्से दिए हुए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 दे 4 दे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग हर केस में आंसर निकाल पाएंगे। सर पहले मैं रेशो लिख देता हूँ, यहाँ पर जो रेशो दिया हुआ है, यहाँ पर ए डी का मान 2 दिया हुआ है, तो डी जी का मान 3 आ गया, तो जी बी का मान 4 आ गया, 2:3:4। सबसे पहले वाले का तो देखो स्क्वायर कर दो सीधे, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, इस बात में कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो अगर इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं, अब यहाँ अगर इस पूरे लाइन की बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में साइड कौन सी आएगी, बड़ी वाली आएगी, जो कि ये वाली साइड है। कितनी है भाई, 3 और 2 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा। मुझे पूरे ट्राइंगल से मतलब नहीं है, पूरे में से 4 को हटा दो, 25 में से 4 गया तो क्या 21 यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। 2 पोर्शन मैंने ऑक्यूपाइड कर दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी पर, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल पर। तो इस ए बी सी की अगर मैं बात करूँगा तो सर सबसे बड़ी वाली साइड तो यही है जो कि ए बी सी के साथ में है। तो इस साइड की लेंथ कितनी है ये बताइए, 2 और 3 5 होता है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है।
तो 9 वाला केस आपको दिया हुआ है, 9 वाला केस दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 आएगा। 81 यहाँ थोड़ा लिख दूंगा मैं, 81 तो सर पूरे की पूरे ट्राइंगल की वैल्यू है, तो 81 में से कितना माइनस करेंगे, 21 और 4 25 माइनस करेंगे। माइनस करना भी आपको सिखा देता हूँ, या तो 80 में से 25 माइनस कर लेना फिर 1 जोड़ देना, या फिर नहीं भाई 81 में से 25 माइनस करना है, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो इन तीनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो इन तीनों के एडिशन के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए, यानी कि 81 आना चाहिए। भाई इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, फिर 81 आना चाहिए, 81 आ रहा है जो कि आ ही रहा है। तो रेशो कितना आ गया भाई, रेशो आ गया सर 4:21:56। आंसर आ गया 4:21:56, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, फिर हम लोग अगले पैटर्न पर पढ़ेंगे। अगेन एबीसी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी क्यू आर एस, ठीक है। अच्छा पैरेलल है, ये बात अपने मन से मान लेना, मैं सीधे रेशो लिखता हूँ यहाँ पर कि ए पी रेशो पी एस रेशो एस बी, ठीक है। ये रेशो है भाई 3:2:4। चलो फिर इन तीनों हिस्सों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दो जल्दी से, जल्दी करिए क्वेश्चन को सॉल्व। 3:2:4 दिया हुआ है, ट्राइंगल के तीनों जो पोर्शन है, पहला वाला पोर्शन, सेकंड वाला पोर्शन क्वाड्रिलेटरल और थर्ड पोर्शन भी क्वाड्रिलेटरल की चतुर्भुज है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना आने वाला है, जल्दी करें। क्या करना है मैं बताता हूं आपको, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ अभी, ये आपका 2 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है। तो सर आपने बताया था 3 का स्क्वायर, तो लिख दूं यहाँ पर 9, पहले वाले नंबर का तो सीधा स्क्वायर लिखा जा सकता है, 9 आ गया। आगे क्या होगा, आगे सुन लीजिएगा, ये 3 और 2 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 में से 9 माइनस होगा 16 आएगा, 25 में से 9 माइनस जाएगा क्योंकि 25 तो पूरे ट्राइंगल का एरिया है, इस पूरे ट्राइंगल में से मैं 9 माइनस करूंगा 16 बचेगा। आगे बढ़िएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9 होते हैं, वापस से एडिशन 9 आ गया इसका, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से 16 और 9 25 माइनस हो रहे हैं। अब ये भी मैंने 81 में से 25 माइनस किया था, वापस माइनस कर रहे हैं, 6 बचेगा, 11 में से 5 गए, इधर रह गया 7 में से 2 गए 5, 56। तो सर रेशो जो आएगा इसका रेशो आ गया 9:16:56 क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, पर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई अगर नंबर या फिगर गलती से गलत लिख जाए तो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लीजिएगा। रेशो आएगा 9:16:56, किसी को कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी का मतलब आपसे ये भी कह सकता है कि भाई पी क्यू आर एस का एरिया अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताओ पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, या इस वाले का एरिया कितना आएगा, यानी कि वो 16 की वैल्यू आपको दे देगा। पहले मेरा काम वही रहेगा, मुझे तो रेशो ही निकालना है। मेरे अकॉर्डिंग जो मिड वाला क्वाड्रिलेटरल है, जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया 16 आ रहा है। क्वेश्चन 16 की जगह हो सकता है इसको 32 कर दे या 64 कर दे, तो आप देख लेना कितने गुणा किया गया है, 4 टाइम्स किया गया है, तो सभी के सभी 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएंगे, उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब सभी को पता होता है। तो मेन जो काम है, मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है कि साइड का जो रेशो दिया हुआ है उस साइड के रेशो से एरिया के रेशो में कैसे निकाल सकता हूँ। तो अभी तक की सारी बात समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया तो रिप्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, अब देखिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, सेम केस यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे पहले थी कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, डी सामने वाली भुजा बीसी के पैरेलल है। और मुझे क्या दिया हुआ है इस बार, मुझे इस बार ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल रेशो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज डीसीबी का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो रेशो आ रहा है एरियाज का, वो रेशो आ रहा है भाई 2:3 मान लीजिए, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझसे ये पूछा गया है कि एडी रेशो डीबी कितना है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन लगभग सेम है, बस कुछ चीज़ें आपको रिवर्स करनी पड़ेंगी इस बार, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में। पहले मैंने अभी तक आपको जो भी एग्जाम्पल्स कराए हैं उसके अंदर मैंने ये बताया है कि साइड्स का रेशो पता होता है, यही तो देखा था भाई हम लोगों ने कि भुजाओं का अनुपात पता होता है, साइड्स का रेशो पता होता है, तो क्षेत्रफल का रेशो कैसे निकालेंगे ये अब तक हमने सीखा। अब क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, रिवर्स का मतलब सर मुझे क्षेत्रफल तो दे रखा है, एरिया तो दे रखा है, उसका रेशो 2:3 है, अब मुझसे साइड का रेशो पूछा गया है, उल्टा हो गया ना।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि साइड का स्क्वायर करने से एरिया आता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई कि एरिया का अंडर रूट लेने से साइड आ जाएगी। आया समझ? नहीं आया? सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 का अंडर रूट लेने पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों बातें सेम है। यही बात इस कहानी में, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोहरानी है कि जब साइड थी तो स्क्वायर किया था, अब एरिया है तो अंडर रूट लेना है। अब किस तरीके से लेना है वो भी सुना है, ध्यान दीजिए। एडी का एरिया 2 दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि सर ये वाला जो नंबर है वो साइड का स्क्वायर करने से आता है। ये वाला जो नंबर है साइड का स्क्वायर करने से आता है। तो 2 किसका स्क्वायर करने से आया होगा? 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। हाँ सर, आप हमसे अगर ये पूछो कि 4 किसका स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 31 किसका स्क्वायर है तो 31 जो स्क्वायर आएगा √31 का, √31 का। तो उसी तरीके से 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। यानी कि जिन नंबर्स के बारे में मुझे नहीं पता कि ये नंबर किसके परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, आपको पता लग जाएगा। तो 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। ठीक है। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? पूरे ट्रायंगल का सर एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और 3 5। 2 और 3 5 आ रहा है। 5 कैसे आया होगा? जब मैंने अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया होगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया होगा तभी तो 5 आया होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 5, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर करने पे आता है। तो 5 किसका स्क्वायर करने पे आया? √5 का स्क्वायर करने पे आया है। मुझसे ये पूछा है कि एडी का डीबी के साथ रेशो बताओ। एडी का डीबी के साथ रेशो बताओ। तो भाई एडी कितना है आपका? एडी आपका √2 है। बड़े ध्यान से समझते हुए चलेगा आप लोग। एडी का मान √2 दिया हुआ है। अब मुझे ना डीबी का मान डायरेक्टली नहीं पता, इस डीबी का मान मुझे डायरेक्टली नहीं पता है। तो देखिए डीबी का मान मैं कैसे निकालूंगा? डीबी का मान निकालने के लिए इस पूरी साइड में से √2 को माइनस कर दो। पूरी साइड कितनी है आपकी? √5 है। क्या माइनस कर देना? √2। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना है? फाइनल √2 रेशो √5 माइनस √2। नोट कीजिए इसको एक बार। फाइनल जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है √2 रेशो √5 माइनस √2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक बात है। चलिए फिर, अगर ठीक बात है तो आगे सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हो सकता है इस क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो जाएंगे। देखिए जितनी ज़्यादा मैथ्स में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, मैथ्स जो है केवल प्रैक्टिस का ही नाम है। जिन लोग लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है, हमें मैथ्स नहीं आती है, खासकर एडवांस मैथ तो आती नहीं है, तो कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में जब तक आप लोग उन चीज़ों से जूझोगे नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जिस सब्जेक्ट का आपके अंदर फोबिया है उस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें दिन रात। आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश पढ़िएगा। अगर आप सेंट्रल लेवल की अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, इनमें तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होता है। रेलवे में चलिए इंग्लिश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप लोग सेंट्रल लेवल के में दिल्ली पुलिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश नहीं आता है पर मैथ्स आता है। मैथ्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है कि हम लोग एडवांस मैथ पढ़ के नहीं जाएंगे या अर्थमेटिक में कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो जो चीज़ आपकी वीकनेस है, जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, तो यकीन माने आपको सिलेक्शन या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत दिक्कतें आपको महसूस होंगी। और आप चाहते हैं कि आसानी से सिलेक्शन मिले, मतलब पढ़ते जाए, मज़ा भी आता जाए। तो मज़ा तभी आएगा जब आप लोग अपनी वीकनेस पर काम करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सभी। PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जल्दी से मुझे आंसर बताना फटाफट से ना। ये XY एक साइड है जो कि QR के पैरेलल है। ये बात मैं बार बार लिख देता हूँ, गलती से लिखना भूल जाऊँ तो समझ जाना कि समांतर लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, जब तक लाइनें पैरेलल नहीं होंगी आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ज्ञात करना ही संभव नहीं है भाई। अब मुझे ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल PXY का जो रेशो लिया गया है क्वाड्रिलेटरल XYRQ से, वो रेशो दिया हुआ है आपको भाई 4:9, 4:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बताओगे फिर? यही बता दो कि PX का रेशो कितना आ रहा है XQ से। PX रेशो XQ कितना आ रहा है? आपके पास समय है केवल 10 सेकेंड, जल्दी करिए। PX रेशो XQ कितना आएगा? PX का XQ से रेशो निकालना है, दोनों के बीच में रेशो निकालिएगा। रेशो कितना आ रहा है? करें स्टार्ट, चलिए फटाफट। PXY कितना आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, ये 4 आ गया। और ये एरिया कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। अब ध्यान रखना 2:3 मत बोल देना जल्दीबाजी में, हो सकता है पहला ही रेशो आपको 2:3 दिया जाए। ठीक है, क्यों मत बोलना 2:3? सबसे पहले बात मुझे बताइए, 4 किसका स्क्वायर करने से आया होगा? 4 सर 2 का स्क्वायर करने से आया होगा। तो चलिए आपकी बात ठीक है भाई, PX का मान कितना आ गया? 2 आ गया। पर अगर मैं XQ की बात करूं तो 9 3 का स्क्वायर होता है, पर उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ट्राइंगल के बीच में कंपेयर करते हैं।
तो सर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया तो 4 है, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 4 है, परंतु बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है ये बताओ। इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या 9 है क्या? 9 नहीं है ना। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है? 9 और 4 13 होता है। तो 13 किसका स्क्वायर आया होगा सर? 13 स्क्वायर आया होगा रूट 13 का। 13 किसका स्क्वायर है? रूट 13 अंडरूट 13 का स्क्वायर है। तो ये जो पूरी की पूरी बड़ी वाली साइड है ये रूट 13 है। ये गलतियां होती हैं, 4 और 9 देखते 2:3 आगे आ जाती है जनता, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, फिर अगले साल तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये गलती हम लोग क्यों करें? ये छोटी छोटी गलतियों से हम लोगों ने एक एक 2 नंबर भी अगर गवा दिए तो काफ़ी यार स्टूडेंट्स 1 नंबर से सिलेक्शन से रह जाता है। तो तब उसको अपनी गलतियां रियलाइज होती है कि मैं उस क्वेश्चन में वो गलती नहीं करता तो आज मैं सिलेक्शन लिस्ट के अंदर होता। आप लोगों को अफसोस ना हो, इसलिए अभी सारी बातों को ध्यान से सुना। तो ये रूट 13 का स्क्वायर करने से 13 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये वाली साइड कितनी बची है? एक्स क्यू। तो एक्स क्यू कितनी बचेगी बताइए? इस पूरे के पूरे रूट 13 में से 2 माइनस कर दो। इस पूरे के पूरे रूट 13 में से 2 माइनस कर दो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 2 रेशो रूट 13 माइनस 2। 2 रेशो रूट 13 माइनस 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए 4 किसका स्क्वायर करने से आया होगा? 2 का स्क्वायर करने से। सर पूरे ट्राइंगल का एरिया जो आ रहा है 9 और 4 13 आ रहा है। 13 किसका स्क्वायर? रूट 13 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2 रेशो रूट 13 माइनस 2। माइनस 2 क्यों किया है? क्योंकि मुझे केवल ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे में से मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तब जा करके आपको आंसर मिलेगा। तो सिमिलरिटी के ऊपर जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी को कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए कि अगर आपको साइड का रेशो दिया जाए तो एरिया का रेशो कैसे निकालना है, और इन केस अगर आपको एरिया का रेशो दे तो साइड का रेशो कैसे निकालना है। दोनों बातों में आप लोग कंफर्टेबल होने चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सभी। अच्छा आगे कुछ बातें सुनिएगा। देखिए ट्राइंगल के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि सेंट्रोइड आपका केंद्रक होता है, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, बहिर्केंद्र, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उससे पहले ट्राइंगल्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया कितने कितने तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे कि ये देखिए एक बार, ये बात तो शायद मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आपको ट्राइंगल की कोई भी 3 साइड पता है तो आप लोग रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से एरिया निकाल सकते हैं। ये बात तो स्टार्टिंग में हो चुकी है ना। उसके अलावा और कितने मेथड है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, वो भी सुनेगा आप लोग सभी। मुझे अगर किसी ट्राइंगल का बेस पता है, किसी भी ट्राइंगल का आपको आधार पता है, उसका बेस पता है, और मुझे उस ट्राइंगल की ना हाइट पता है। हाइट हमेशा सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होती है, ये हाइट कहलाती है। तो किसी ट्राइंगल के अगर 3 साइड नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस इतना बता दो उसका बेस कितना है और उसकी हाइट कितनी है। केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन से भी एरिया निकाला जा सकता है। कैसे? इस केस में जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो आएगा हाफ, ये बात है बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बच्चों को पता होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इस बात को रट लोगे क्या? समझ लोगे क्या? अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी सुने आप लोग सभी। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इसके बेस को पास लाने की कोशिश करूं, यानी बी और सी पॉइंट को अगर पास लाया जाए, तो बी और सी पॉइंट को जैसे जैसे पास लाते जाएंगे हम लोग, तो ये वाला पोर्शन ऊपर उठता हो जाएगा, यानी कि हाइट बढ़ती जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। अगर आप लोग आधार की वैल्यू को बढ़ाओगे, आधार की वैल्यू को बढ़ाओगे तो हाइट आपकी कम हो जाएगी, और अगर आपने आधार को कम किया, आधार को पास लेके आए, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेस और हाइट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनके ऊपर मेंसुरेशन के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से लगभग मिलता जुलता है। जब तक ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तो हो सकता है मेंसुरेशन आपको दिक्कत आए चीज़ों को समझने में। इसलिए पहले हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, फिर मेंसुरेशन में वापस मैं इस फॉर्मूले को काम में लेकर बताऊंगा कि इसके ऊपर रेशो के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको बोल देगा कि कोई भी 2 ट्राइंगल हैं, उनके आधार का अनुपात 4:5 है, यदि उनका एरिया सेम है तो बताइए हाइट का रेशो क्या आएगा। या हाइट का रेशो दे करके बेस का रेशो पूछ सकता है। मेंसुरेशन के अंदर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अभी सुनिए, तो 2 तरीके पता लग गए आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने के। कौन कौन से? एक तो सर मुझे तीनों साइड पता है, तो रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अगर सर मुझे बेस पता है और हाइट पता है तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एक और मेथड होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह काम में आता है पर अच्छे क्वेश्चन में काम में आता है। ये एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। सपोज कीजिए मुझे कैपिटल ए के सामने एक साइड दी गई है स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा कैपिटल बी के सामने एक साइड दी गई है स्मॉल बी। ये दोनों साइड्स मुझे दी गई हैं, कौन कौन सी? कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और मुझे इन दोनों साइड के ना बीच का एंगल दिया हुआ है। इन दोनों के दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ है, वो एंगल कितना है? थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तीनों साइड नहीं पता, मुझे हाइट नहीं पता,
मुझे दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से आपने ये वाला एंगल ले लिया या ये वाला एंगल ले लिया। एंगल उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का होना चाहिए जिन दोनों साइड्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एरिया कितना आएगा? इस केस में एरिया आएगा हाफ दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए इंटू बी, ए इंटू बी दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन इंटू उनके बीच के एंगल का साइन। उनके बीच जो भी एंगल है उसका आपको साइन लेना है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। 6 टाइप के फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। तो साइन थीटा हम लोग काम में ले रहा है। तो दो साइड्स आपको दी गई है, उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो साइन थीटा आपको काम में लेना है। इस फॉर्मूले को स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। ये कुछ स्टूडेंट्स इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, और जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर केवल यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और किसी तरीके से आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होगा, उस केस में फिर वो क्वेश्चन उनका मिस हो जाता है। तो जनरली आपको 3 मेथड याद रखना है ट्राइंगल का एरिया निकालने के। रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस सेमी पैरामीटर होता है, या फिर सर आपने अभी बताया कि बेस इंटू हाइट भी एक फॉर्मूला होता है, और तीसरा फॉर्मूला हाफ इंटू साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन थीटा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ, तो सुनिएगा सभी एक बार। ये क्वेश्चन हो सके ना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को साथ के साथ आप लोग सभी नोट करते चलें। ए बी से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड ए बी, देखिए सारी इंफॉर्मेशन मैं याद देता हूँ। ए बी का मान आपको सपोज कीजिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, कुछ भी दे सकते हैं। ए सी आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। एंगल ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की ए डी, ए डी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इस एडी की खासियत क्या है? इस एडी की खासियत ये है कि एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोण अर्धक। अर्धक कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा सामने वाली वस्तु को या सामने वाली संख्या को या सामने वाली आकृतियों को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है। तो कोण अर्धक आप समझ गए होंगे सर, इतनी सी तो बात है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, इसका मतलब सर अगर ये 60 डिग्री है तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसको बोलते हैं आप लोग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और जब तक ज्योमेट्री में आपको चीजें शो ना करे अपनी तरफ से, आप अपने मन से मत मान रहे हो। मन से मानने का मतलब है, काफी लोग क्या करते हैं, लाइन अगर सीधी जा रही है तो उसको 90 मान बैठते हैं कि 90 डिग्री जैसा दिख रहा है तो 90 मान लेते हैं। वह दिखने से कुछ नहीं होगा, आपका एजम्पशन कभी भी काम नहीं आएगा ज्योमेट्री में। जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि एंगल डी या ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी एक लंब है, जब तक मैं ऐसा नहीं कहूँगा तब तक ए डी चाहे कितना भी सीधा आपको दिखाई दे, कितना भी स्केल से माप लेना, 90 आप अपने मन से नहीं मान सकते। ठीक है, सर्किल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं, बीच में कोई भी वो पॉइंट मान लेते हैं ओ, तो हम लोग अपनी साइकोलॉजी लेके बैठ जाते हैं कि ओ तो सेंटर ही होगा। जब तक वो क्वेश्चन में अंदर ना दे कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तब तक आप उसे सेंटर नहीं मान सकते। कुल मिला के ज्योमेट्री के अंदर सब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, तब तक आपको बातें अपने मन से एज्यूम नहीं करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड एडी, बस इतना सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट एडी। एडी का मान आपको पता लगाना है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें और सोचिए किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। केवल बैठे रहने से या घूरने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक ज्योमेट्री में एडवांस मैथ पे आपका माइंड काम नहीं करेगा कि मुझे चीज़ें कैसे करनी है, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, 11वें क्वेश्चन पे तो माइंड आपका चलने लगेगा। सेम चीज़ आपको ये करनी है। अगर मुझे एडी की वैल्यू निकालनी है तो सोचिए कि हम लोग किस तरीके से एडी का मान निकाल सकते हैं। अभी इस टाइप का पहला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करते हैं हम लोग। सभी डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा है, डायग्राम जो है वो सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ट्राइंगल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा देखें सभी एक बार। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों को मिलाने के बाद बड़ा वाला ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। बन जाएगा क्या भाई? छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी है, सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? ए डी सी है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मिलाने के बाद कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल एबीसी बनेगा। इस बात से सभी लोग सहमत हैं, फिर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पर मुझे एक अप्रोच ये समझ में आ रही है कि सर इन दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं दोनों ट्राइंगल्स का, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे पता लग जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर रखा जा सकता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अब एरिया आएगा कैसे, देखिए एक बार। अगर मुझसे कोई पूछे कि ट्राइंगल एबीडी का क्षेत्रफल निकालो, तो देखिए ट्राइंगल एबीडी का क्षेत्रफल
ए बी डी का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मुझे इसकी 3 साइड पता है? नहीं, मुझे केवल ए की साइड पता है, ए बी, जो भी कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, ए डी मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं, ए डी को एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल पता है 30 डिग्री। तो समझ गए होंगे आप लोग सभी कि सर आपने बताया था कि ट्राइंगल की अगर हमें 2 साइड्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? हाफ दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, साइड कौन कौन सी है? ए बी यानी कि 12, ए डी जो कि मैंने एक्स माना है, इनटू में इनके बीच का एंगल 30 डिग्री। तो केवल 30 डिग्री काम में नहीं लेना है, साइन 30 डिग्री काम में आएगा, साइन 30 काम में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, ए डी सी की बात करूं, कितना आएगा जल्दी बताओ? ये आ जाएगा सर आपका हाफ इंटू, इसकी 2 साइड कौन कौन सी हैं? एक साइड तो ये ए डी खुद है जो कि एक्स है, एक साइड सर ये वाली आ जाएगी, फिर ये कितना है? 16 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो हाफ 16 इंटू एक्स, इंटू में सर इनके बीच का एंगल भी 30 डिग्री है, तो इंटू में ये आ गया बच्चों साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अभी तक मैंने केवल वैल्यू पुट की है, आंसर हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा, मुझे यहाँ पर सर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया भी काम में लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए हाफ, इसमें साइड कौन कौन सी काम में लेंगे ये सुनो, ए बी सी के अंदर साइड कौन कौन सी काम में ले सकते हैं? दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? चलिए, ए बी सी के अंदर हम लोग साइड कौन कौन सी काम में ले सकते हैं सर? एक तो ए बी वाली साइड, एक ए सी वाली साइड। तो ए बी कितना है आपका बताओ? ए बी 12 है क्या? 12 है। ए सी कितना है आपका? 16 है। अच्छा, यहाँ पर एंगल कितना काम में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर एंगल कितना काम में आएगा बताइए सर? मुझे तो यह पूरा की पूरा एंगल काम में नजर आ रहा है, यहाँ पर पूरा एंगल काम में आएगा। पूरा एंगल 30 नहीं है, 30 दूनी 60 है, तो यहाँ आएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 12 कितनी बार? 6 बार, ये आ गया 6x। साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 2 से 6 को काटोगे तो ये 3x आएगा। यहाँ देखें एक बार, 2 से 16 8 बार, साइन 30 डिग्री अगेन 1/2 आएगा। 2 से 8 4 बार कैंसिल होगा, ये आपका 4x आ गया। यहाँ देखें एक बार, यहाँ से देखिए 2 से 12 6 बार कैंसिल होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये होता है आपका √3/2। तो यहाँ पर 2 से 16 8 बार, 8 6 48, 48 √3, ये आएगा 48 √3। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आने वाला 48 √3। ये सब चीज़ें क्लियर दिख रही है ना? कॉन्सेप्ट क्या था? इन दोनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के। तो बराबर करते हैं एक बार, इन दोनों को जोड़िए, 3x प्लस 4x जुड़ेगा ना आपस में, ये आ जाएगा सर 7x। 7x बराबर हो जाएगा 48 √3 के। अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है सर? मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x का मान कितना आ गया फिर? x का मान आ गया सर 48 √3 डिवाइड में 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि मैंने x किसको माना था? x मैंने माना था एंगल बाइसेक्टर AD को, कोण अर्धक AD को मैंने x माना था। तो x का मान कितना आ गया भाई? 48 √3/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आया को समझ किस तरीके से हम लोगों ने हाफ AB sin थीटा वाला फॉर्मूला काम में लिया है। रिप्ले कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है बाद में। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एज अ होमवर्क मान सकते हैं आप लोग, या फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसी टाइप का क्वेश्चन है। PQR कोई ट्राइंगल है जहाँ पर साइड PQ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, PR आपको दिया हुआ है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, और ये जो है ये S मान लेते हैं, ये PS है, ठीक है। अच्छा, PS देखिए इस तरीके से कि ये आपका 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपको बोल रहा है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड PS, फाइंड PS का मान आपको निकालना है। जिन लोगों को स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ चुका है, जिनको पहले से पता थी चीज़ें, वो फटाफट से इसका आंसर निकालो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि PS का मान कितना आएगा। जल्दी कीजिए फटाफट से, PS की वैल्यू निकालो भाई, PS का मान कितना आने वाला है। कैसे करेंगे वही? अच्छा, मुझे एक बार ये बताइए कि क्या मैं PS को इस बार एंगल बाइसेक्टर बोल सकता हूँ, कोण अर्धक? एंगल बाइसेक्टर तो सर 2 बराबर एंगलों में बांटता है। क्या ये बराबर एंगल है? बिल्कुल नहीं है। एक 30 डिग्री दिया हुआ है और एक 60 दिया हुआ है, तो एंगल जब इक्वल नहीं है तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं कहलाया जा सकता। ये कुछ भी हुआ वैसे मतलब नहीं है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा डायरेक्टली कोशिश करना एक बार। PQS का एरिया कितना आएगा? हाफ
ये लेंथ कितनी है 15, ठीक है। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी है PS को PS मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में कितना आएगा साइन 30 डिग्री, कितना होता है साइन 30 में वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। ये आ गया छोटे वाले ट्राइंगल PQS का एरिया। अच्छा प्लस करना है कौन सा ट्राइंगल जल्दी बताइए, PSR आपको प्लस करना पड़ेगा। PSR का एरिया कितना आएगा हाफ, साइड कौन कौन सी है इसमें, एक तो सर 18 दी हुई है, एक आपका दिया हुआ है ये PS को मैंने PS मान लिया। अच्छा इनटू में एंगल भी तो आएगा साइन 60 डिग्री, तो कितना होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है सर √3/2, साइन 60 होता है √3/2, तो ये भी काम में आ गया। हाफ 18 इंटू PS इंटू √3/2 आ गया, बराबर किसके आएगा सर, बराबर आएगा पूरे ट्राइंगल के। पूरा ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू ये वाला ट्राइंगल PQR। तो PQR में साइड कौन कौन सी, तो 15 दी हुई है, एक आपको 18 दिया हुआ है, तो हाफ 15 इंटू 18 इंटू में मुझे बताना कौन सा एंगल काम में आएगा। सर ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि पूरे के पूरे एंगल की बात चल रही है, और ये जुड़ने पे आ रहा है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आपको पता होगा टिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है कभी बचपन में, 1000 साल पहले भी। तो साइन 90 डिग्री कितना आएगा 1 आएगा, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है जो कॉमन है, तीनों से हम लोग छीन सकते हैं। क्या छीन सकते हैं तीनों से, देखो हाफ आप सभी के पास है तो सभी से मैंने ले लिया, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई ऐसा नंबर जिनसे इनको काटा जा सकता है, काटा पीटा जा सकता है, काटो इन सबको। 3 से काट सकते हैं 5 बार, 3 से काट सकते हैं 6 बार, 3 से काट सकते हैं वापस से 5 बार। और कुछ नजर आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आ रहा, तो चलो गुणा कर देते हैं। 5 इंटू 1/2 यानी कि 5 PS/2, यहाँ लिख देते हैं एक बार, ये इसको ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा भाई 5 PS/2, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ 6√3, ये आएगा भाई 6√3 PS/2, बराबर कितना आएगा, ये 2 है। ठीक है, बराबर कितना है 18 पंजे 90 आ गया। एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 की 2 पूरा की पूरा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 180 बन जाएगा ये। यहाँ से PS कॉमन आ जाएगा, PS कॉमन आने के बाद क्या बचेगा भाई, PS कॉमन आने के बाद सब बचेगा 5 + 6√3, 5 + 6√3, और सामने आएगा 90 का डबल 180। तो PS कितना आएगा फिर, PS आएगा यहाँ पर 180 डिवाइड बाय 5 + 6√3, 180 डिवाइड बाय 5 + 6√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैलकुलेशन कैसी बन सकती है, जैसा आपको फिगर देगा। मेन क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमें सर पता लग रहा है कि किस तरीके से हम लोग हाफ AB sin थीटा इन छोटे छोटे क्वेश्चन में काम में ले रहे हैं। आगे समझ आप लोगों को, आगे बढ़ना ट्राइंगल में और चीज़ें क्या होती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स के अंदर। उसके ऊपर हालांकि हमने सारी चीज़ नहीं पढ़ी है, बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, पर जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग चीज़ें समझते हुए चलेंगे। बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए कि सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है, कैसे काम में आता है। उसके अलावा ट्राइंगल का एरिया कितने कितने तरीके से निकाला जा सकता है वो हमने पढ़ लिया। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें भी ट्राइंगल के बारे में ब्रीफ किया गया है कि कैसे कैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे होती है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ रहे हैं हम लोग ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंट्रल लंब केंद्र है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो चलिए सभी एक बार एक पॉइंट आप लोग हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं अगर नोट्स बना रहे थे, और सुनना है तो सुन सकते हैं। केंद्रक जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड, ठीक है। काफी अच्छा पॉइंट है, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड। क्या होता है केंद्रक, सेंट्रोइड कैसे बनता है वो सुने पहले आप लोग। देखिए कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या माना ट्राइंगल का नाम, सर मानो किताब हुई ABC। अच्छा सा लगता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABC। PQR थोड़ा जमता नहीं है, XYZ तो बिल्कुल ही नहीं जमता, ठीक है। तो ABC मैंने ट्राइंगल का नाम मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से A से सामने वाली भुजा पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैं AD बोल रहा हूँ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो AD है ना, ये इस ट्राइंगल की मीडियन यानी कि माध्यिका है। अभी सर माध्यिका का क्या मतलब है, माध्यिका का मतलब होता है ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर AD अगर माध्यिका है, AD अगर मीडियन है ना, तो ये जो लाइन होगी ये डेफिनेटली सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं C से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। C से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर
सी एफ, ठीक है। तो ये सी एफ भी क्या है, एक मीडियन है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि सी एफ भी एक माध्यिका है। तो सर सी एफ अगर माध्यिका है तो ये क्या करेगी, सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, ए एफ बराबर एफ बी, दोनों इक्वल है। सर इसी तरीके से मैं बी से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया बी। बी का काम क्या होगा, बी भी माध्यिका है, मीडियन है। तो ये भी अगर मीडियन है तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी ए ही बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल में मैं कितनी मीडियंस ड्रॉ कर सकता हूँ, हाईएस्ट 3, क्योंकि सर 3 ही वर्टेक्स होते हैं, 3 शीट्स होते हैं। तो तीनों की तीनों शीट्सों से इंडिविजुअली एक एक माध्यिका ड्रॉ हो सकती है। तो जब ये तीनों माध्यिकाएं आप लोग कभी भी ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों माध्यिकाएं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। ये वाली बात समझ में आई। तो सर सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि ज्योमेट्री है, थ्योरीज में काफ़ी मिलेगी आप लोगों को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में पूछ सकता है। तो केंद्र क्या होता है, सभी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। सभी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ये डेफिनेशन रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात स्टार्ट होती है। आप लोग ये बात नोटिस करना है इसमें कि ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल के अंदर कितने पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं गिन लेता हूँ। इसका नाम मान लीजिए हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ए ओ ई ऐसा कोई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसको मैंने फर्स्ट ट्राइंगल मान लिया। सारे ट्राइंगल अपने आप मन में पढ़ना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपने मान लिया। भाई ट्राइंगल है ना ये, ए ओ ई ट्राइंगल है। अच्छा दूसरा ट्राइंगल देखो ये रहा, क्या नाम है इसका, ओ ई सी, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तीसरा त्रिभुज ये रहा, क्या नाम जल्दी बताओ, ओ सी डी, ये तीसरा ट्राइंगल है। चौथा ट्राइंगल देखिए ये रहा, ओ डी बी। पांचवा ट्राइंगल देखिए ये रहा, ओ बी एफ। छठा ट्राइंगल देखिए ये रहा, ओ एफ ये छठा ट्राइंगल दिया हुआ है। यानी कि सर जब हम लोग मीडियंस ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग माध्यिका खींचेंगे, तो त्रिभुज जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, त्रिभुज 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इन 6 की 6 ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। सभी 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या बात मैंने बताई है, ट्राइंगल में तीन मीडियंस खींचने पर ट्राइंगल के 6 हिस्से बनते हैं, वो 6 की 6 हिस्सों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होगा वो सेम होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए एक बार। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 माध्यिकाएं। देखिए ये जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम जनरली आपको बनाना पड़ता है। आपसे बोल देगा त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी बी तथा सी एफ एक दूसरे को और ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी लैंग्वेज लिखी आएगी। ट्राइंगल ए बी सी में 3 मीडियन से ए डी बी सी एफ आपस में एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती है। तो ये इमेज आपको अपने मन से बनानी पड़ सकती है, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ए ओ ई के क्षेत्रफल का एरिया का रेशो आपको लेना है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लेते, चलिए ले लिया ए एफ ओ ई से, ए एफ ओ ई और ट्राइंगल ए ओ ई के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, रेशो निकालना है। या काफी यार आपको ये बोल देता है कि ट्राइंगल ए ओ ई का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए क्वाड्रिलेटरल इतने का एरिया कितना आएगा। आपको नोट क्या करना है, आपको नोट बस इतना करना है कि जिन जिन के बीच हमसे रेशो पूछा है उनके अंदर कितने कितने ट्राइंगल आते हैं। जैसे कि पहले वाले के अंदर ए ओ ई, ये रहा ए ओ ई, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं सर, इसके अंदर तो एक ही ट्राइंगल है, ये खुद एक ट्राइंगल है, तो मैंने एक लिख दिया। यानी जो भी आपको आकृति दी हुई है, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो भी आपको शेप दी हुई है ना, आपको बस इतना काउंट करना है कि उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तो सर ट्राइंगल ए ओ ई तो अपने आप में सिंगल ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल आ रहा है। चलिए आपकी बात मैंने मान ली, मैंने वहां पे 1 लिख दिया। पर जो सेकंड क्वांटिटी है उसके अंदर कितने ट्राइंगल है ये भी देख लो आप लोग, ए एफ ओ ई, ये रहा ए एफ ओ ई, ये पूरी शेप दिखाई दे रही है क्या, देखिए फटाफट से। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं सर, इसके अंदर 2 ट्राइंगल हैं, इसके अंदर 2 ट्राइंगल है, तो मैंने क्या लिख दिया 2, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2। अब वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन प्री लेवल पर, क्या मेंस लेवल पर भी आते हैं, पर हम लोग छोड़ आते हैं, क्यों, क्योंकि एडवांस मैथ तो हमने देखा भी नहीं है, उसकी तरफ छोड़ दिया, उसको स्किप कर दिया, जैसे हमारे सिलेबस में कभी था ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक है क्या,
बस थ्योरी पढ़नी तो है, एक बार आपको वीडियो को रिप्ले करके हो सकता है देखना पड़े, पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, जितना हम लोग कर सकते थे हमने किया है। तो प्रिपरेशन उसी लेवल की होनी चाहिए, एग्जाम देने जाओ कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, हमें सारी बातें आती हैं। तो रेशो कितना आ गया बच्चों, 1:2 आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में, इसी फिगर में आपसे ये पूछ लूँ कि ट्राइंगल AOE, उसका रेशो बताइए ट्राइंगल ADC से, जल्दी बताइए ADC से क्या रेशो आएगा। तो सर वापस से आपने AOE ले लिया, तो AOE जो है वो तो अकेले अपने आप में एक ही ट्राइंगल है। अच्छा ADC की अगर मैं बात करूं, देखिए ये रहा ADC, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा ADC, ठीक है। अच्छा इस ADC में कितने ट्राइंगल हैं, ध्यान से सुनना सर, ADC में 3 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 ट्राइंगल आ रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब रेशो कितना आ गया, 1:3 आ गया। अच्छा एक वर्वाली बात बता दीजिए, अगर मैं ट्राइंगल AOE का पूरे ट्राइंगल ABC से रेशो पूछूं तो बताना आंसर कितना आएगा। सर AOE, वापस से आप AOE को काम में ले रहे हो, ये तो अपने आप में एक ही ट्राइंगल है, पर पूरे के पूरे ट्राइंगल ABC में कितने छोटे छोटे त्रिभुज थे, 6 थे क्या, तो उस केस में रेशो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:6 आ जाएगा। आया था समझ। ये सब बातें आपको याद रखनी है, मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उससे पहले ना रिवीजन कर लेना, जिससे आपको भी मजा आया और मुझे पता लगे कि हाँ भाई आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग सभी घर पे रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ना, आप लोग सभी और प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है इसकी। 6 की 6 ट्राइंगल सेम हो गए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जब प्रैक्टिस सेट होगा तब चीज़ें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। आगे ध्यान दें, देखिए एक खासियत और सुनिएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी सुना, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो AD है ये आपकी माध्यिका है, मीडियन है, इस पर मैंने इस पॉइंट O को मान लिया, ये जो O है वो क्या है आपका केंद्रक है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो केंद्रक जो होता है वो किसी भी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि AO वाले हिस्से का OD वाले हिस्से के साथ जो रेशो आएगा बच्चों, वो रेशो कितना आएगा, 2:1 आएगा। 2 वाला हिस्सा कौन सा, 2 वाला हिस्सा सर वर्टेक्स वाला, शीर्ष से, तो शीर्ष वाला जो हिस्सा है वो तो 2 का ही रहेगा, भुजा से यानी कि साइड से जो हिस्सा है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। यानी अगर मैं आपसे बोल दूं कि AD की लेंथ 18 सेंटीमीटर है तो बताना AO कितना आएगा, कर सकते हो क्या। इस 18 को 2:1 में बांट देंगे, यानी 2 और 1 3 होता है, 3 का मान 18, तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 2 का मान 12 सेंटीमीटर। आप कह दोगे सर AO का मान तो 12 आ जाएगा और OD का मान कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, इसका आधा होता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो माध्यिका के अंदर जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को हमेशा किस रेशो में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ बना सकता हूँ, इसका नाम मैंने E दे दिया, इसी तरीके से यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है, इसका नाम मैंने F दे दिया। तो आगे भी हम लोग बात कर रहे हैं, O सेंट्रोइड है किसका, B भी तो माध्यिका है, तो इस मीडियन को भी 2:1 में बांटेगा। 2 वाला हिस्सा मैंने कौन सा बताया, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से, यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि BO का, इस BO का OE से रेशो कितना आएगा, BO का OE से रेशो आ जाएगा बच्चों 2:1। सेम केस यहाँ पर देखें फटाफट से, OC का रेशो जो आएगा OF के साथ, OC का OF के साथ जो रेशो आएगा, OC का OF के साथ जो रेशो आएगा वो आएगा 2:1। तीनों के सेम है क्योंकि सेंट्रोइड है वो तो, और तीनों की तीनों मीडियंस हैं। तो कोई भी केंद्रक माध्यिका को हमेशा किस अनुपात में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई कौन सी, एक तो ट्राइंगल के 6 हिस्से होते हैं सर, 6 के 6 क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, और सेंट्रोइड जो होता है वो माध्यिका को हमेशा किस रेशो में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। आगे सुनिए, आगे ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। मुझे इस AD जो मीडियन है इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। मुझे पता क्या है, मुझे तीनों साइड पता है, एक ट्राइंगल की आपको तीनों साइडें बता दी हैं कि इसकी तीनों साइडें 5 12 13 है, 6 8 10 है, 7 14 21 है, कुछ भी दे दिया। फिर हमसे पूछा गया कि माध्यिका AD की लंबाई याद करो। तो चलिए मैं अगर AD की लंबाई निकालना चाहता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले सुने। अगर मुझे AD का मान निकालना है, AD कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ, AD जो है सर शीर्ष A से शुरू हो रहा है, तो A से कौन कौन सी भुजाएं आती हैं सर, एक तो AB आती है और एक AC आती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर AD का मान निकालना बता रहा हूँ आपको,
मुझे अच्छे से पता है कि AD जो है वो शीट्स A से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्टेक्स A से और कौन कौन सी साइड स्टार्ट हो रही है, एक तो AB हो रही है और एक AC हो रही है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर में आएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, जिसका मान निकालना है। अच्छा, मैंने AB काम में ले लिया सर, AC काम में ले लिया, भुजा BC बची हुई है, तो BC का आपको हाफ काम में लेना है। भुजा जो साइड आपको BC बची हुई है ना, इसका हाफ काम में लेना है, तो मुझे बताइए BC का हाफ कितना आएगा। सर BC का हाफ जो है वो या तो BD मान लो या फिर CD मान लो, एक ही बात है, क्योंकि ये माध्यिका ही तो है। सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसका मतलब या तो मैं BD काम में ले सकता हूँ या CD काम में ले सकता हूँ। मैंने चलिए BD काम में ले लिया, ये आ गया BD का स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ से AD का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि AD के अलावा सारी चीज़ें मुझे पता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए, तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए, तो मुझे AB का मान पता है, AC का मान पता है, और रही बात BD की, तो BD जो है वो BC का हाथ ही तो है। सपोज करो BC का मान अगर 10 सेंटीमीटर है, तो BD कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, तो ले दे करके बच क्या गया, AD बच गया। ठीक है, आगे सुनिएगा। एक लाइन मैंने यहाँ से और ड्रॉ कर दी, मान लीजिए मैंने B मान लिया इसको। ठीक है, मुझे B की लंबाई निकालनी है, B की लंबाई निकालनी है, तो B कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B जो है यहाँ देखें, B जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, B से स्टार्ट हो रहा है। तो बता सकते हैं आप लोग B से कौन कौन से शीट्स, कौन कौन सी भुजाएं स्टार्ट हो रही हैं। एक तो सर B है, यानी कि BA लिख दो, इसको AB लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, और कौन सी स्टार्ट हो रही है सर, एक BC हो रही है, BC का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बराबर में ट्वाइस ऑफ किसकी लंबाई निकालनी है, B की लंबाई निकालनी है, ट्वाइस ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B का स्क्वायर प्लस, अब मैंने क्या क्या काम में ले लिया, मैंने सर BA काम में ले लिया, BC काम में ले लिया, सर AC बचा हुआ है, तो क्या AC पूरा काम में आएगा, AC का हाफ काम में आएगा, बेशक AC का हाफ काम में आएगा। तो AC का हाफ या तो AE को ले लो या EC को ले लो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो AC का हाफ मैंने AE मान लिया, तो यहाँ पर काम आ गया AE का स्क्वायर, यहाँ पर काम आ गया भाई AE का स्क्वायर काम में आ गया। सारी बातें पता है मुझे, BE का मान ही पता है, मुझे BC का मान ही पता है, मुझे AE का मान ही पता है, तो मैं BE का स्क्वायर निकाल लूंगा। वर्बली माइंड में इमेज बननी चाहिए, ABC ट्राइंगल है, AD निकालना है, तो सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस बराबर में ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये इमेज बन जाएगी। तो क्वेश्चन रटने की नीड नहीं होगी, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर लगे आप ना CF का मान भी बता दो। अब ये फॉर्मूला तो आप लोग खुद ही डेवलप कर सकते हो। C से लेके F तक की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, CF निकालना है, डिस्टेंस नहीं है, माध्यिका है एक्चुअली। तो CF वाले केस में कौन कौन सी भुजाएं आएंगी, C से क्या स्टार्ट हो रहा है सर, C से एक तो CB स्टार्ट हो रहा है, मैंने लिख दिया CB का स्क्वायर, और क्या स्टार्ट हो रहा है जल्दी बताओ, C से सर CA स्टार्ट हो रहा है, C से जो है वो CA स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा CA का स्क्वायर बराबर में ट्वाइस ऑफ क्या निकालना है भाई, CF का स्क्वायर निकालना है, तो ये CF का स्क्वायर आ गया प्लस में, अच्छा मैंने देखो CB काम में ले लिया, CA काम में ले लिया, अब क्या बचा हुआ है, AB बचा हुआ है, तो AB का हाफ या तो AF काम में लो या FB काम में लो, मैंने चलो यहाँ पर AF काम में ले लिया, ये आ गया AF का स्क्वायर। तो देखो थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से मैं AD, BE और CF की लंबाई निकाल सकता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में जो भी बताया गया, एक तो लेक्चर को देखो शेयर करना आप लोग चालू हो रहा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम जितना हो सके आपके बस में है, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप लोग पहुँचाएँ, आपको भी पता लगेगा, आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके जैसे पढ़ने वाले जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, तो उनका बेसिक क्लियर होगा। फिर जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको ज्योमेट्री पूरी की पूरी क्लियर होने वाली है। कम से कम 15 से 20 लेक्चर लगेंगे ज्योमेट्री क्लियर होने में। फिर से आप सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम दे लेना, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।